आज हमारे सामने जो सामग्री है वो एक ऐसी किताब के अंश है जिसने दुनिया भर में काफ़ी हलचल मचाई थी। जॉर्डन बी पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ। हाँ, और इसका हिंदी संस्करण है अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर। बिल्कुल। अब इसमें जीवन के लिए 12 नियम तो दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ नियमों की एक लिस्ट पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि नियमों के पीछे जो बड़े आइडियाज हैं उनकी गहराई में उतरें। ये किताब असल में मतलब जीवन को देखने का एक नजरिया है, एक फलसफा है। और इस पूरे फलसफे के सेंटर में दो बड़ी ताकतें हैं, व्यवस्था और अराजकता, मतलब ऑर्डर और केओस। तो आज हम इन्हीं के बीच के संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस वैचारिक मंथन को शुरू करते हैं। पहला ही नियम है कंधे तानकर सीधे खड़े हों। अब सच कहूं तो ये सुनकर पहले तो यही ख्याल आता है कि ये तो मेरी माँ भी बचपन से कहती आई हैं, इसमें इतना गहरा क्या हो सकता है। हाँ, ये सुनने में बहुत ही आम सी सलाह लगती है, लेकिन इसके पीछे का जो तर्क है वो जीव विज्ञान और लाखों सालों के विकास से जुड़ा है। अच्छा। और हैरानी की बात यह है कि इसकी शुरुआत होती है लॉबस्टर से, मतलब समुद्री केकड़ों से। एक मिनट, लॉबस्टर? क्या हम सच में अपनी तुलना केकड़ों से कर रहे हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि केकड़ों में भी एक सामाजिक ढांचा होता है, एक तरह का ऊंच नीच का सिस्टम। ओके। जब दो केकड़े किसी चीज के लिए लड़ते हैं तो जो जीतता है उसके दिमाग में सेरोटोनिन नाम का केमिकल बढ़ जाता है। सेरोटोनिन? ये तो वही हैप्पी हार्मोन है जो इंसानों में आत्मविश्वास और मूड को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। और हारने वाले में ऑक्टोपामाइन। जीतने वाला केकड़ा आत्मविश्वास से तन कर चलता है, उसका पूरा पॉस्चर ही बदल जाता है। और हारने वाला? वो सिकुड़कर कहीं छिपने की कोशिश करता है। लेखक का कहना है कि ये जो दिमागी सर्किट है ये कोई 35 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। वाह। तो जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हम अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि हम सक्षम हैं, हम तैयार हैं। ये एक तरह से क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल हैक है। अच्छा, तो ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बदल सकता है। हाँ। तो ये प्रकृति की व्यवस्था का एक उदाहरण हुआ, एक स्थापित ढांचा। लेकिन आपने अराजकता का भी जिक्र किया था। जब आप अराजकता या खेओस कहते हैं तो मेरे मन में तो उथल पुथल की तस्वीर बनती है। क्या लेखक का भी यही मतलब है? आपका सोचना सही है, पर ये उससे भी ज्यादा गहरा है। स्रोत के हिसाब से व्यवस्था वो सब कुछ है जिसे हम जानते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारा घर, हमारा रूटीन। हाँ, हमारे समाज के नियम। और अराजकता वो है जिसे हम नहीं जानते, अज्ञात, अप्रत्याशित। मतलब जब अचानक नौकरी चली जाए या कोई बीमारी हो जाए। बिल्कुल, वो अराजकता है। यानी व्यवस्था और अराजकता सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं, बल्कि हमारे अनुभव करने के दो तरीके हैं। एकदम सही। और स्रोत में लेखक एक बहुत ही प्राचीन प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हजारों सालों से कई संस्कृतियों में व्यवस्था को, मतलब जो जानी पहचानी चीज है, उसे पौरुष ऊर्जा से जोड़ा गया है, मैस्कुलिन एनर्जी। हाँ। और जो अज्ञात, रहस्यमयी और रचनात्मक है, यानी अराजकता, उसे नारी सुलभ ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, फेमिनिन एनर्जी। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये किसी मर्द या औरत की बात नहीं हो रही, बल्कि दो तरह की शक्तियों के प्रतीक की बात हो रही है। जीवन का लक्ष्य इन दोनों के बीच की पतली सी रेखा पर चलना है। बहुत ज्यादा व्यवस्था तानाशाही बन जाती है और बहुत ज्यादा अराजकता विनाशकारी। ठीक है, तो हमें व्यवस्था और अराजकता के बीच संतुलन बनाना है। पर इस संतुलन का सबसे बड़ा मैदान तो हमारी अपनी जिंदगी ही है, जहां मुश्किलें आती हैं। यहीं पर शायद नियम 6 काम आता है। कौन सा? दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर संभालें। हाँ, ये इस किताब का एक केंद्रीय विचार है। देखिए, दुनिया में बहुत कुछ गलत है और बड़ी बड़ी विचारधाराएं इन समस्याओं के आसान समाधान देने का दावा करती हैं। सही बात है। लेखक का तर्क है कि उन बड़ी समस्याओं पर ध्यान देने से पहले हमें अपने जीवन की उन छोटी छोटी चीजों को ठीक करना चाहिए जिन पर हमारा कंट्रोल है। जैसे अपने कमरे की सफाई से लेके अपने रिश्तों को सुधारने तक। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये एक तरह से बड़ी सामाजिक समस्याओं से मुंह मोड़ने जैसा नहीं है? कुछ लोग कह सकते हैं कि पहले खुद को सुधार लो कहना उन लोगों को चुप कराने का एक तरीका है जो सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोत के अनुसार इसका मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि बदलाव की शुरुआत सबसे असरदार जगह से की जाए, यानी खुद से। जब आप अपने जीवन की छोटी छोटी अराजकता को व्यवस्था में लाते हैं
तो आप ज्यादा सक्षम और मजबूत बनते हैं। और बिना इस व्यक्तिगत सक्षमता के दुनिया को सुधारने की कोशिश अक्सर गुस्से और विनाश की ओर ले जाती है। और इसी गुस्से और विनाश को समझाने के लिए स्रोत में केन और एबल की एक बहुत पुरानी कहानी का जिक्र है। वो इस विचार से कैसे जुड़ती है? देखिए, केन और एबल की कहानी इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि इंसान जीवन के अन्याय पर कैसे रिएक्ट कर सकता है। ईश्वर एबल के चढ़ावे को स्वीकार करते हैं, पर केन के नहीं, जो एक तरह का अन्याय है। हाँ, इसके जवाब में केन में कड़वाहट, गुस्सा और बदला लेने की भावना भर जाती है। वो अपने भाई की हत्या कर देता है और एक तरह से अस्तित्व को ही कोसने लगता है। तो ये दुनिया की खामियों के लिए पूरे सिस्टम को दोष देने और विनाश का रास्ता चुनने का प्रतीक हुआ। बिल्कुल। तो इसका विकल्प क्या है फिर? विकल्प है व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना, और यहीं पर नियम 2 आता है। स्वयं को उस व्यक्ति की तरह देखें जिसकी सहायता करना आपकी निजी जिम्मेदारी है। ये बात तो बहुत गहरी है ना? हम अक्सर अपने दोस्तों, परिवार, यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों की देखभाल खुद से ज्यादा बेहतर करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है। हम ये पक्का करेंगे कि हमारे कुत्ते को समय पर उसकी दवाई मिले, लेकिन शायद अपनी दवाई लेना भूल जाएंगे। ठीक यही बात। लेखक का कहना है कि ये सोचने के बजाय कि जीवन अन्यायी है, हमें खुद के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव अपनाना चाहिए। हमें खुद की उतनी ही अच्छी देखभाल करनी चाहिए जितनी हम किसी ऐसे व्यक्ति की करते जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो अगर रास्ता व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना है तो ये एक मुश्किल सफर लगता है। इस रास्ते पर चलते हुए ये कैसे पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? हमारा कंपास क्या होगा? इसके लिए लेखक नियम 8 देते हैं। हमेशा सच बोलें, या कम से कम झूठ ना बोले। हाँ। अब सच बोलो ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ तथ्यात्मक रूप से सही बातें बोलना है? नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। स्रोत के अनुसार झूठ बोलना सिर्फ गलत तथ्य बताना नहीं है। अच्छा। या उन बातों को कहने से बचना भी है जिन्हें आप दिल से सच मानते हैं, या अपने व्यवहार से ऐसा कुछ दिखाना भी है जो आप हैं नहीं। ये सब झूठ के ही रूप हैं। मुझे ये कम से कम झूठ ना बोलने वाला हिस्सा ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, क्योंकि कभी-कभी हमें पता नहीं होता कि पूरा सच क्या है, लेकिन हमें ये जरूर पता होता है कि हम क्या बोलकर झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ सवाल उठता है उन छोटे छोटे सफेद झूठ का जो हम सब कभी कभी बोल देते हैं। हाँ, जैसे किसी दोस्त के प्लान को टालने के लिए ट्रैफिक का बहाना बना देना। क्या लेखक के अनुसार ये छोटी छोटी बातें भी उतनी ही खतरनाक है? उनका तर्क है हाँ। वो कहते हैं कि ये छोटे छोटे झूठ हमारे चरित्र को धीरे धीरे खोखला करते हैं। हर बार जब हम एक छोटा झूठ बोलते हैं तो हम अपनी असलियत को थोड़ा और धुंधला कर देते हैं, और धीरे धीरे इन झूठों का एक जाल बन जाता है जो हमारे जीवन को एक बनावटी नरक में बदल देता है। हम वो बन जाते हैं जो हम नहीं हैं। हाँ। और स्रोत में ये तर्क भी दिया गया है कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये झूठ पूरे समाज को भी बर्बाद कर सकता है। इसमें सोवियत संघ का एक बहुत ही दमदार उदाहरण है। हाँ, लेखक अलेक्जेंडर सोल्जनित्सन का हवाला देते हैं। उनकी किताब द गुलाग आर्किपेलागो ने दिखाया कि कैसे सोवियत संघ की तानाशाही, जहां लाखों लोग मारे गए, उसकी नींव नागरिकों द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले छोटे छोटे झूठों पर रखी गई थी। जब लोग एक झूठी विचारधारा को सच मानकर चुप रह जाते हैं या उसके साथ हो लेते हैं तो वे अत्याचार का रास्ता खोल देते हैं। इसलिए सच बोलना सिर्फ एक व्यक्तिगत नैतिकता नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। सच बोलने का ये विचार मुझे किताब के एक और नियम से जुड़ा हुआ लगता है। नियम 7, उस चीज का पीछा करें जो सार्थक हो, ना कि उसका जो सुविधाजनक हो। बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है ये। क्या सच बोलना और सार्थक जीवन जीना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? एक तरह से हाँ। झूठ बोलना अक्सर सुविधाजनक होता है ना। उस पल के लिए मुश्किल से बचा लेता है। हाँ, बॉस के सामने सच बोलने से ज्यादा आसान है चुप रहना। किसी रिश्ते में मुश्किल बात करने से ज्यादा आसान है उसे टाल देना। ये सुविधाजनक रास्ता है। और सार्थक रास्ता? सार्थक रास्ता सच का रास्ता है। पीड़ा और जीवन की कठिनाइयों के बावजूद सच के साथ खड़े रहना ही जीवन को अर्थ देता है। सच आपको बताता है कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है। बिना सच के कोई हमेशा खोया ही रहेगा। तो अगर मैं इन सब बातों को जोड़कर देखूं, तो जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ सिर्फ कुछ करने या न करने की एक सूची नहीं है। नहीं, ये एक गहरा दर्शन है जो कहता है कि जीवन हमेशा से व्यवस्था और अराजकता के बीच एक संतुलन साधने का नाम है। और इस संतुलन को साधने का तरीका है जीवन की अनिवार्य पीड़ा के सामने व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना।
दुनिया को बदलने की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों को सुधारना। और इस सफर में अपना मार्गदर्शक बनाना सच को, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, ये एक तर्क है कि एक अच्छा और जिम्मेदार व्यक्ति ही एक बेहतर समाज की नींव रख सकता है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम सबके जीवन में अराजकता का वो छोटा सा कोना कौन सा है जिसे हम जानते हैं कि हम ठीक कर सकते हैं पर टाल रहे हैं। शायद वो एक मुश्किल बातचीत हो या कोई अधूरी पड़ी जिम्मेदारी। और क्या हो अगर उस एक चीज को ठीक करने के लिए आज एक छोटा सा सच्चा कदम उठाना ही उस सार्थक रास्ते की शुरुआत हो।